Class 7 ncert Science Chapter number 2 Reading and Understanding। साइंस की इस सीरीज में आप चाहे हिंदी मीडियम के हों चाहे इंग्लिश मीडियम के हों, आपके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसमें रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ क्वेश्चन, आंसर्स एंड नोट्स भी साथ में दिए हुए हैं। चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, प्राणियों में पोषण। सो लेट्स स्टार्ट। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, प्राणियों में पोषण। आपने अध्याय 1 में पढ़ा है कि पादप यानी कि पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्वयं बना सकते, परंतु प्राणी अथवा जंतु ऐसा नहीं कर सकते। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधे से प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं यानी कि पौधे खाते हैं, या पौधे से उत्पन्न होने वाले जो उत्पाद है वो खाते हैं, जबकि कई अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं। कुछ जंतु पौधों एवं जंतु दोनों को खाते हैं। याद रखिए कि मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता आहार के अंतर्ग्रहण यानी कि भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सन्निहित है, सम्मिलित। हमने चैप्टर 1 में पढ़ा भी था कि पौधे हैं, प्लांट्स हैं, वो अपना फूड खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए, जिसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और जो प्राणी हैं वो पौधों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में डिपेंडेंट हैं। कुछ शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं तथा कुछ सर्वाहारी होते हैं। ये सब भी आपने चैप्टर 1 में देखा ही था। हर्बीवरस, कार्निवरस, ओमनिवरस। तो अल्टीमेटली भोजन हमारे लिए जरूरी है, सभी प्राणियों के लिए जरूरी है। और वो किस लिए जरूरी है? हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए, हमारी बॉडी के रिपेयर के लिए। ये हमारे लिए भोजन इसके लिए जरूरी है। You have learned in chapter 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis, but animal cannot. Animals get their food from plants, either directly by eating plants or indirectly by eating animals that eat plants. Some animals eat both plants and animals. Recall that all organisms, including humans, require food for growth, repair and functioning of the body. Animal nutrition includes nutrient requirement, mode of intake of food and its utilization in the body. Carbohydrate, it's a nutrition actually, पोषक पदार्थ है। कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संघटक, इंग्रेडिएंट, जटिल पदार्थ, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते, अतः उन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है, ब्रेकडाउन। और इसी प्रक्रम को पाचन कहते हैं, डाइजेशन। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एज सच, मतलब सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते। So they are broken down into simpler substances. The breakdown of complex components of food into simpler substance is called digestion. तो इस चैप्टर का 2.1 पार्ट खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियां, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी, बीज एंड हमिंग बर्ड्स, पौधों का मकरंद चूसते हैं, रस। मानव व कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छान कर उनका भक्षण करते हैं। Different ways of taking food क्या है? The mode of taking food into the body varies in different organisms. Bees and hummingbirds suck the nectar of the plants. Infants of human and many other animals feed on mother's milk. Snakes, like the python, swallow the animals they prey upon. जिस जंतु का शिकार करते हैं उसको सीधा पूरा का पूरा निगल जाता है। सम एक्वेटिक एनिमल्स, पानी वाले जो जानवर हैं, फिल्टर टिनी फूड पार्टिकल्स
floating nearby and feed upon them. अब कुछ भोजन के जो कण हैं वो पानी पर तैर रहे हैं, उन छोटे छोटे कणों को ही फिल्टर करके और उन्हें खा जाते हैं। एक्टिविटी आ रही है कार्यकलाप 2.1। यहाँ एक टेबल दी हुई है 2.1 टेबल 2.1 में दिए गए जंतुओं के भोजन के प्रकार एवं पोषण प्राप्त करने की विधि कौन सी? अपने प्रेक्षण यानी जो भी आप ऑब्जर्व करेंगे उन्हें इस टेबल 2.1 में लिखना है। आप देखेंगे कि सारणी के नीचे लिखी गई खाद्य अंतर्ग्रहण फूड टेकिंग की जो विधियां हैं उन विधियों का विवरण लिखने में सहायक है जिनसे जंतु भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, भोजन खाते हैं। What is the type of food and mode of feeding of the following animals? Write down your observations in the given table. You may find the list of modes of feeding given below the table helpful. अब इसमें फिल क्या करना है वो देखना है। स्क्रैपिंग खुरचना, चैविंग चबाना, सिफोनिंग काटना यानी कि वेधन करना, कैप्चरिंग पकड़ना, एंड स्वेलोइंग निगलना, सकिंग चूसना, स्पॉन्जिंग दबाकर और रस निकालना, साइफनिंग करना। तो ये सब चीजें आपको इसमें फिल करनी है इस टेबल में। चैप्टर का दूसरा पार्ट 2.2 मानव में पाचन, डाइजेशन इन ह्यूमंस। हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, इसे पचाते हैं तथा फिर उसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है? भोजन एक सतत नली कंटिन्यूअस कैनल से गुजरता है जो मुख गुहिका ब्यूकल कैविटी से प्रारंभ होकर गुदा तक एनस तक जाती है। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। पहला है मुख गुहिका यानी कि द ब्यूकल कैविटी, ग्रास नली या ग्रसिका, फूड पाइप और एसोफेगस, आमाशय स्टोमक, क्षुद्रांत्र छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, बृहदांत्र बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन, एंडिंग इन द रेक्टम एंड जो कि मलाशय से जुड़ी हुई होती है, तथा द एनस मल द्वार अथवा गुदा। We take in food through the mouth, digest and utilize it. The unused parts of the food are defecated. Have you ever wondered what happens to the food inside the body? The food passes through a continuous canal which begins at the buccal cavity and ends at the anus. The canal can be divided into various compartments. ये टोटल 6 कंपार्टमेंट्स हैं और इन 6 कंपार्टमेंट्स को अपने माइंड में बिठा लो और इसका जो ड्राइंग आगे आएगा इस ड्राइंग को बहुत ध्यान से देखना है और खुद प्रैक्टिस भी करनी है इसे बनाने की। ये जो पिक्चर आएगी इस पिक्चर को बनाना है और इसकी लेबलिंग का ध्यान जो है वो आपके माइंड में आपको बिठाना है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्टली हर एग्जाम में आता है। तो ये 6 पार्ट्स हैं। The buccal cavity, next food pipe or esophagus, next stomach, next small intestine, next large intestine, ending in the rectum and the anus. यहाँ जो ये पिक्चर्स दी हुई हैं 2 सेम पिक्चर्स हैं, एक हिंदी मीडियम के लिए एक इंग्लिश मीडियम के लिए। इंग्लिश मीडियम वाले इसका हिंदी नाम भी समझ सकते हैं और हिंदी मीडियम वाले इसका इंग्लिश नाम भी समझ सकते हैं। अब आप ये चेक करो इसमें ब्यूकल कैविटी यानी कि मुख गुहिका क्या है? हमारा मुंह है, वहीं से ही हम भोजन को शरीर के अंदर डालेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है इसमें लाला ग्रंथि यानी कि सैलिवरी ग्लैंड्स, जीभ के दोनों तरफ नीचे की ओर ज्यादातर स्थित रहती है। ये इसका काम क्या है? भोजन में कुछ ऐसे सेक्रेशन या फिर स्त्राव छोड़ना, लार जिसको कहते हैं लार छोड़ना, जिससे भोजन को चबाने में आसानी हो और निगलने में आसानी हो। नेक्स्ट है एसोफेगस यानी कि ग्रसिका। ये एक नली बनी हुई है जो सीधे आमाशय तक पहुंच रही है, स्टोमक तक पहुंच रही है। तो जब भी हम भोजन को चबाएंगे तो वो इस नली का एसोफेगस से होता हुआ सीधे स्टोमक आमाशय में पहुंच जाए। अब यहाँ भोजन का मंथन होता है, क्रैशिंग होती है। जब भी आप खाना खाएंगे, खाना खाने के थोड़ी देर बाद आप अगर हाथ लगा के देखें इस जगह यानी कि चेस्ट से जस्ट नीचे की तरफ आमाशय जो होता है लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ आप हाथ लगा के देखेंगे तो हल्का सा जंपिंग सा मिलेगा। वो हल्का सा जंपिंग इसलिए क्योंकि स्टोमक इस टाइम में फूड को क्रश कर रहा है, मंथन कर रहा है भोजन का, जो कि उसने एसोफेगस से रिसीव किया है, प्राप्त किया है। यहाँ पर लीवर यानी कि यकृत तथा गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय भी दिए हुए हैं।
यहाँ से कुछ सेक्रेशन निकलेंगे, स्त्राव निकलेंगे, जो कि क्षुद्रांत्र या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे। अब ये जो स्टोमक है, आमाशय है, ये भोजन को पूरी तरह से मथ कर, और मथने में कुछ एसिड्स भी यूज करता है, जो कि इस स्टोमक की दीवारें एसिड्स निकालती हैं। वो एसिड्स जो है भोजन में मिक्स होता है और मंथन में सहायता होती है। और ये जो चीज है, ये मंथा हुआ भोजन शुद्धांत्र स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, और यहीं से ही भोजन में से जो छोटे छोटे कण हैं पोषकों के, वो बॉडी कैप्चर करती है। कैसे करती है हम आगे देखेंगे, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा, और इसके बीच में अग्नाशय यानी कि जो पैनक्रीज है, वो भी सेक्रेशन करता है कुछ ऐसे रसों का या फिर स्त्रावों का, जो कि भोजन की पचाने की प्रक्रिया में सहायक होते हैं, और भोजन में से जो भी चीजें निकालनी करनी है वो निकालने में सहायक। और फिर लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ ये रेक्टम तक पहुंचता है। जो भी एक्स्ट्रा फूड होता है जिसकी कोई जरूरत नहीं है बॉडी में, वो फिर रेक्टम यानी कि मलाशय से होता हुआ गुदा से बाहर निकल जाता है। तो ये बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में पूरा चैप्टर आपके सामने आ चुका है इन दोनों ड्राइंग्स के जरिए। ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम, मानव पाचन तंत्र। अब देखते हैं इनको एक एक करके। क्या ये बहुत लंबा मार्ग नहीं है? ये सभी भाग मिलकर आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, पाचन नली, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है, उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता जाता है। आमाशय की जो आंतरिक भित्ति होती है, अंदर की जो दीवार होती है, शुद्रांत्र तथा आहार नाल से संबंध विभिन्न ग्रंथियां जैसे कि लाला ग्रंथि, अग्नाशय, ये पाचक रसों का स्त्राव करते हैं। अब देखो यहाँ पर आ गया, आमाशय की जो अंदर की दीवार है वो, शुद्रांत्र की जो अंदर की दीवार है वो, और लाला ग्रंथि की अंदर की जो दीवार है वो, जो यकृत है वो, और अग्नाशय है वो, ये सभी पाचक रसों का स्त्राव करते हैं। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में परिवर्तित कर लेते हैं, बदल देते हैं, तो उससे शरीर को सभी पोषण तत्व मिल जाते हैं। आहार नाल एवं संबंध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। आइए अब हम जानें कि आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन का क्या होता है। Is it not a very long path? These parts together form the alimentary canal, digestive tract. The food components gradually, धीरे-धीरे, get digested as food travels through the various components. जैसे जैसे अलग अलग components से होता हुआ travel कर रहा है food, तो उसका digestion होता जा रहा है धीरे धीरे। The inner walls of stomach and the small intestine and various glands associated with the canal, such as salivary glands, the liver and pancreas secrete digestive juices। तो ये सारी जो ग्लैंड्स हैं जो कि इस एलिमेंट्री कैनाल के साथ जुड़ी हुई हैं, जैसे सैलिवरी ग्लैंड, लीवर, पैनक्रीज, ये सारे के सारे डाइजेस्टिव जूसेस को सेक्रेट कर रहे हैं। द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस। यानी कि भोजन में तो काफी सारी चीजें मिक्स होती हैं, उसमें से हर चीज को अलग अलग करना, जहां जहां जो जो रिक्वायरमेंट है वो निकाल लेना, उसके लिए ये जरूरी है। भोजन है वो जो उसका जो कॉम्प्लेक्स शेप है, उसमें से कार्बोहाइड्रेट्स जिस पार्ट में बॉडी उसको ले सकती है उस पार्ट में कन्वर्ट कर देना, प्रोटीन जिस तरीके से बॉडी ले सकती है उस तरीके में कन्वर्ट कर देना, मिनरल जिस तरीके से बॉडी ले सकती है उस तरीके में कन्वर्ट कर देना। तो ये चीज कहलाएगी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस converted into simpler ones. The digestive tract and the associated glands together constitute the digestive system. Now let us know what happened to the food in different parts of the digestive tract. अब होता क्या है जब ये फूड यहाँ से गुजरता है? मुख व मुख गुहिका, पहला पार्ट तो यही है, द माउथ एंड ब्यूकल कैविटी। भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। हम दांतों की सहायता से भोजन को चबाते हैं तथा यांत्रिक विधि से उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग गर्तिका यानी कि सॉकेट में धंसा हुआ होता है। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न है तथा उनके कार्य भी भिन्न भिन्न है। उनके अनुसार उन्हें अलग अलग नाम भी दिए गए हैं। Food is taken into the body through the mouth. The process of taking food into the body is called ingestion. We chew the food with the teeth and break it down mechanically into small pieces.
Each tooth is rooted in a separate socket in the gums. मसूड़ों में, गड्ढों में ये फंसे हुए होते हैं और ये गड्ढे क्या हैं? सॉकेट है। हर एक दांत उनमें फंसा हुआ है। ये मसूड़े इसको संभाल के रख रहे हैं। अब ये आपकी जो गम्स हैं, मसूड़े हैं, वो अगर खराब हो जाएंगे तो आपके दांत निकलना शुरू हो जाएंगे, टूटना शुरू हो जाएंगे। Our teeth vary in appearance and perform different functions. दिखने में अलग अलग हैं और उनके काम भी अलग अलग हैं। Accordingly, they are given different names. और उसी हिसाब से उन्हें अलग अलग नाम भी दिए गए हैं। अब यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ यानी कि दाढ़ों से होते हुए सामने के दांतों तक हम नाम देख लेते हैं। जो दाढ़ें हैं उनको कहा जाता है इंग्लिश में मोलर और हिंदी में चवर्णक। उन दाढ़ों के बाद में दो छोटी दाढ़ें हैं, दो बड़ी दाढ़ें हैं, उनके बाद दो छोटी दाढ़ें हैं, उनको बोला जाएगा प्री मोलर या फिर अग्र चरणक। उसके बाद में काटने वाले दांत, तीखे वाले दांत आते हैं, उनका नंबर है, उनको कहा जाएगा कैनाइन या फिर रत्नक। और सबसे आगे के जो दांत हैं वो कहलाते हैं इनसीजर और हिंदी में कृंतक। तो ये हो गया हमारा ब्यूकल कैविटी और माउथ। अब आगे बढ़ते हैं। दांतों के बारे में कुछ विशेष बात यहाँ देख लेते हैं। स्वीट्स एंड टूथ डिके, मिठाइयाँ और दंत क्षय, दांतों का खराब होना। नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अवर माउथ बट they are not harmful to us. However, if we do not clean our teeth and mouth after eating, many harmful bacteria also begin to live and grow in it. These bacteria break down the sugars present from the leftover food and release acids. The acids gradually damage the teeth. This is called tooth decay. If it is not treated in time, it causes several toothache, दांत में दर्द होना, and in extreme cases results the tooth loss, दांत टूट जाना. Chocolates, sweets, soft drinks and other sugar products are the major culprits of the tooth decay. Chocolates, मिठाइयाँ, soft drinks जो cold drinks आप पीते हैं वो, और दूसरे भी जो भी मिठाइयाँ वगैरह, टॉफियाँ वगैरह जो होती हैं, वो सारे के सारे इस tooth decay के culprit हैं, कारण है. Therefore, one should clean the teeth with a brush or datun and dental floss, a special strong thread which is moved between two teeth to take out trapped food particles at least twice a day, and rinse the mouth after every meal. Also, one should not put dirty fingers or any unwashed object in the mouth. सामान्यतः हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं, बैक्टीरिया, परंतु उनसे हमें कोई हानि नहीं होती। फिर भी खाने के पश्चात यदि हम दांत और मुख साफ न करें तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु, हार्मफुल बैक्टीरिया वास करके, रह करके वृद्धि करने लग जाते हैं। ये जीवाणु दांत के बीच फंसे भोजन की शर्करा यानी कि शुगर का विघटन करके, ब्रेक डाउन करके एसिड्स यानी कि अम्ल निर्मोचित कर लेते हैं। यह एसिड यानी कि अम्ल धीरे धीरे दांतों को क्षति पहुंचाता और इसी को दंत क्षय या टूथ डिके कहते हैं। यदि समय रहते इनका उपचार न किया जाए तो दांतों में असह्य यानी कि असहनीय पीड़ा होने लगती है, दर्द होने लगता है तथा चरम अवस्था में टूटकर गिर भी जाते हैं। चॉकलेट्स, ठंडे पेय तथा चीनी युक्त मिठाइयाँ या दूसरे भी पदार्थ दंत क्षय के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश अथवा दातुन करनी चाहिए तथा कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। मुंह के अंदर गंदी उंगली या बिना धुली हुई कोई वस्तु नहीं डालनी चाहिए। आपने सुना होगा इसके तो दूध के दांत हैं, कुछ इसके बारे में भी। मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ, दूध के दांत तथा स्थायी दांत। Do you remember about falling of your teeth some years ago? The first set of teeth grows during infancy and they fall off at the age between 6 to 8 years. These are termed milk teeth. The second set that replaces them are the permanent teeth. The permanent teeth may last throughout life and fall off during old age or due to some dental disease.
क्या आपको याद है कि कुछ वर्ष पूर्व आपके दांत गिरने लगे थे? हमारे दांतों का जो प्रथम सेट है वो शैशव काल में यानी कि जब हम शिशु थे उस समय में निकलता है तथा लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। इन्हें दूध के दांत कहते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं जिन्हें स्थायी दांत कहा जाता है। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के स्थायी दांत पूरे जीवन भर तक बने रहते हैं या फिर वृद्धावस्था में प्राय गिरने लगते हैं क्योंकि मसूड़े कमजोर हो जाते हैं और दांत भी कैल्शियम की कमी के कारण धीरे धीरे गिरने लग जाते हैं। हम जो पाचन या डाइजेशन पढ़ रहे हैं उसमें भी एक अद्भुत सत्य है, इसके बारे में जान लेते हैं। अमेजिंग फैक्ट है, starfish feeds on animal covered by hard shells of calcium carbonate. After opening the shell, the starfish pops out its stomach through its mouth. Eat the soft animal inside the shell. The stomach then goes back into the body and the food is slowly digested. स्टारफिश यानी कि तारा मछली कैल्शियम कार्बोनेट के कवच खोल वाले जंतुओं का आहार करती है। कवच खोलने के बाद यह अपने मुंह से अपना आमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भागों को खाती है। आमाशय वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार धीरे धीरे पचता है। एक्टिविटी की बात कर लेते हैं। अब अपने हाथ धोइए, आईने में दर्पण में देखते हुए अपने दांतों की गणना कीजिए। अपनी तर्जनी उंगली से दांतों को छूकर महसूस कीजिए आपके मुंह में कितने प्रकार के दांत हैं। एक सेव अथवा रोटी का टुकड़ा लेकर उसे काटिए। आप उसे काटने के लिए, दंशन के लिए, कर्तन के लिए किन दांतों का उपयोग करते हैं? कौन से दांत खाद्य पदार्थों को चीरने या वेधन करने और फाड़ने के काम आते हैं? उन दांतों को भी पहचानिए जो चबाने या पीसने के काम आते हैं और अपने प्रेक्षण सारणी 2.2 टेबल 2.2 जो ऊपर बनी हुई है उसमें लिखिए। Activity 2.2 Wash your hands, look into the mirror and count your teeth. Use your index finger to feel the teeth. How many kinds of teeth could you find? Take a piece of an apple or bread and eat it. Which teeth do you use for biting and cutting? And which ones for piercing or tearing? Also find out the ones that you are used for chewing and grinding. Record your observations in table 2.2. टेबल 2.2 में लिस्ट बनी हुई है लोअर जॉ, अपर जॉ और टोटल। अब हम बात करेंगे सैलिवरी ग्लैंड्स यानी कि लाला ग्रंथि की। हमारे मुंह में जीभ के नीचे दोनों तरफ जो लाला ग्रंथि होती है वह लाला रस यानी कि लार स्त्रावित करती है। क्या आप जानते हैं कि लाला रस का भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आइए इसका पता लगाएं। Our mouth has the salivary glands which secrete saliva. Do you know the action of saliva on food? Now take 2 test tubes, label them A and B. In test tube A, put 1 teaspoon of boiled rice. In test tube B, keep 1 teaspoonful of boiled rice after chaving it for 3 to 5 minutes. Add 3 to 4 ml of water in both the test tubes. Now pour 2 to 3 drops of iodine solution in each test tube and observe. Why is there a change in color in the test tubes? The saliva breaks down the starch into sugars. 2 परख नलियां लीजिए, इन्हें A तथा B चिन्हित कीजिए। परख नली A में 1 चम्मच उबले चावल डालिए। 1 चम्मच उबले चावल मुंह में लेकर 3-4 मिनट तक चबाइए तथा उसे दूसरी परख नली B में ले लीजिए। दोनों परख नलियों में 3 से 4 बूंद जल की डालिए। अब उन दोनों परख नलियों में आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदे डालिए तथा उनका प्रेक्षण कीजिए। आप परख नली A तथा B में क्या अंतर देखते हैं? परख नली के रंग में परिवर्तन क्यों आता है? परिणामों की चर्चा अपने मित्रों एवं अध्यापक से कीजिए। लाला रस चावल के मंड को शर्करा में परिवर्तित कर देता है। यहाँ चित्र में बता भी रखा है, ध्यान से चित्र को देखेंगे और समझेंगे। तो मुंह यानी कि बिकुल कैविटी में जीभ, टंग का क्या काम होता है? जीभ एक मांसल पेशीय अंग है जो पीछे की ओर से मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी हुई होती है। इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है तथा किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। क्या आपको जीभ के कार्य ज्ञात हैं? हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त यह भोजन में लार को मिलाने का काम भी करती है तथा उसे निगलने में सहायता भी करती है। जीभ द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। क्रियाकलाप 2.4 एक्टिविटी 2.4 द्वारा हम स्वाद कलिकाओं की स्थिति का पता लगा सकते हैं।
The tongue is a fleshy muscular organ attached at the back of the floor of the buccal cavity. It is free at the front and can be moved in all directions. Do you know the function of the tongue? We use our tongue for talking. Besides, it mixes saliva with the food during chewing and helps in swallowing food. We also taste food with our tongue. It has taste buds. यहाँ टंग के ऊपर बता भी रखे हैं, आगे आगे का पार्ट, उसके बाद के दोनों तरफ के पार्ट, उसके बाद के दोनों तरफ के पार्ट, ये टेस्ट बर्ड्स मान लीजिए आप. It has taste buds that detect different tastes of food. We can find out the position of taste buds by the activity named 2.4. क्रियाकलाप 2.4. निम्न पदार्थों के अलग अलग विलयन तैयार कीजिए. चीनी का विलयन, नमक का विलयन और नींबू का रस, और चौथा नीम की पत्ती या करेले का रस. अब क्या करें, अपने किसी मित्र की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे अपनी जीभ बाहर निकालकर सीधे रखने को कहिए. अब चित्र में जो आपने देखा था जीभ के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, तो चित्र 2.6 में दिखाए गए जीभ के विभिन्न क्षेत्रों के ऊपर उपरोक्त में से किसी एक विलयन के नमूने की 1-2 बूंदे रखिए. विलयन रखने के लिए दांत कुरेदने वाली जो सीख होती है ना, टूथपिक, उसका उपयोग कीजिए. इस प्रक्रिया को अन्य विलयनों के साथ भी दोहराइए. प्रत्येक विलयन के लिए अलग अलग सीख का उपयोग कीजिए. अब आप पूछिए अपने मित्र से कि जीभ के किस क्षेत्र से उसे मीठे, नमकीन, खट्टे और कड़वे स्वाद का अनुभव होता है. अब अपने प्रेक्षण यानी कि ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करें और 2.6 वाली पिक्चर में दिखाए गए प्रत्येक क्षेत्र में उस स्वाद का नाम लिखिए जिसका संवेदन या अनुभव उसके द्वारा होता है. और अन्य सहपाठियों के साथ भी इस कार्यकलाप को दोहराइए. Prepare a separate sample each of sugar solution, common salt solution, lemon juice and juice of crushed neem leaf or bitter gourd. Blindfold one of your classmates and ask her or him to take out the tongue and keep it in straight and flat position. Use a clean toothpick to put the above samples one by one on different areas of the tongue as shown in figure 2.6. Use a new toothpick for each sample. Now ask your classmate which areas of the tongue could detect the sweet, salty, sour or bitter substance. Now write down your observation and label 2.6 picture. Repeat this activity with other classmates also. नेक्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल का अगला भाग, भोजन नली, ग्रसिका. निगला हुआ ग्रास नली या ग्रसिका में जाता है. चित्र 2.2 में देखिए, ग्रसिका गले व वक्ष से होती हुई जाती है और ग्रसिका की भित्ति यानी कि अंदर की दीवार के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है. वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है तथा यह गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती रहती है. कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता और फलस्वरूप वमन यानी कि उल्टी के जरिए उसे बाहर निकाल दिया जाता है. ऐसी घटना याद कीजिए जब भोजन के बाद आपने वमन या उल्टी की हो तथा इसके कारण के विषय में सोचिए. अपने अभिभावकों एवं अध्यापक से इस विषय में चर्चा भी कीजिए. The food pipe esophagus. The swallowed यानी कि निगला हुआ food passes into the food pipe or esophagus. Look at figure 2.2. The food pipe runs along the neck and the chest. Food is pushed down by movement of the wall of food pipe. Actually, this movement takes place throughout the alimentary canal and pushes the food downwards. At times, the food is not accepted by our stomach and is vomited out. Recall the instance when you vomited after eating and think of the reason for it. Discuss with your parents and teacher. यहाँ जो फिगर 2.7 दिया हुआ है इसमें मूवमेंट ऑफ फूड इन द एसोफेगस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल दिया हुआ है. तो जब भी आपका खाया हुआ भोजन आप निगलेंगे वो निगलते ही एसोफेगस में आएगा और एसोफेगस का जो मूवमेंट है वो उसे धीरे धीरे खिसका देगा, सीधे पहुंचा देगा स्टोमक में. नेक्स्ट पार्ट है आमाशय. आमाशय मोटी भित्ति वाली, मोटी दीवार वाली एक थैली नुमा संरचना है. यह चपटा एवं जे आकृति का होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है. रिमेम्बर, सबसे चौड़ा, सबसे बड़ा नहीं, सबसे चौड़ा भाग है. यह एक और ग्रसिका यानी कि ग्रास नली से खाद्य प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर यह क्षुद्रांत्र में खुलता है, छोटी आंत में खुलता है. आमाशय का आंतरिक अस्तर यानी कि सतह श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा
पाचक रस स्त्रावित करता है। जो आमाशय की जो अंदर की दीवारें हैं वो श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पाचक रस डाइजेस्टिव जूसेस वो सेक्रेट करता है। श्लेष्मल आमाशय के आंतरिक अस्तर को सुरक्षा प्रदान करता है और अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। साथ ही यह माध्यम को यानी भोजन को अम्लीय बनाता है जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस, इसको जठर रस भी कहते हैं। पाचक रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। क्या चीज ली गई शरीर के द्वारा? प्रोटीन लिया गया। और वो कहाँ पर प्रोटीन अलग हुआ है? वो अलग हुआ है आमाशय में, स्टोमक में। The stomach is a thick-walled bag. Its shape is like a flattened J, and it is the widest part of the alimentary canal. I'm not saying big. I'm saying widest part of the alimentary canal. It receives food from the food pipe at one end and opens into the small intestine at the other. एक तरफ से एसोफेगस से, दूसरी तरफ स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ है। The inner lining यानी कि अंदर की दीवारें of the stomach secrete mucus, hydrochloric acid and digestive juices. म्यूकस यानी कि लिसलिसा सा कुछ सब्सटेंस होता है और इसके साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूसेस भी ये जो स्टोमक की दीवारें हैं वो सेक्रेट करती रहती हैं। The mucus protects the lining of the stomach. और जो ये म्यूकस है यानी कि लिसलिसा जो पदार्थ है वो इसकी दीवारों को, स्टोमक की दीवारों को बचा रहा है। The acid kills many bacteria that enter along with the food and makes the medium in the stomach acidic and helps the digestive juices to act. अब जो ये एसिड निकलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो बैक्टीरिया उससे काफी सारे जो भी होते हैं जो फूड के साथ आ जाते हैं वो मर जाते हैं और इसके अलावा जो फूड है वो एसिडिक हो जाता है और उस पर जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो आसानी से एक्ट करने लग जाते हैं, काम करने लग जाते हैं। The digestive juices break down the protein into simpler substance. अब यहाँ पर जो digestive juices निकल रहे हैं स्टोमक में, वो प्रोटीन को जो फूड में होगा उसको simpler substance में ब्रेक डाउन कर देंगे ताकि बॉडी उनको एब्जॉर्ब कर सके। नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन, बिकॉज स्टोमक किसके साथ जुड़ा हुआ है? स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ में जुड़ा हुआ है। शुद्रांत्र लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। यह यकृत एवं अग्नाशय से स्त्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होते हैं। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर यानी कि स्टोमक के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर अवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। याद करो कि जब मैं आमाशय के बारे में बात कर रहा था तो मैंने ये कहा था सबसे चौड़ी ग्रंथि है। अब यहाँ जो यकृत है यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे चौड़ी ग्रंथि होना आमाशय, सबसे बड़ी ग्रंथि होना यकृत। यह पित्त रस स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता है। इसे पित्ताशय कहते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा ये भी चेक कर लें कि इन ग्रंथियों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। यकृत का मतलब है लीवर और पित्ताशय का मतलब है गॉल ब्लैडर। लीवर से जो भी डाइजेस्टिव जूस निकलेगा, पित्त रस जो निकलेगा वो गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होगा। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब ये अगला पोषक, अगर फैट एब्जॉर्ब करना है, वसा शरीर को जो लेनी है, वो इस यकृत द्वारा स्रावित रस से, लीवर द्वारा सेक्रेट किए हुए जूस से फैट जो है उसका डाइजेशन होता है। अग्नाशय, पैनक्रियास, हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है जो आमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। कहाँ? स्टोमक के ठीक नीचे। स्टोमक के आमाशय के दाहिनी ओर यकृत है, लीवर है। आमाशय के ठीक नीचे अग्नाशय है, पैनक्रियास है। अग्नाशयिक रस कार्बोहाइड्रेट्स एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा उनको सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। अब पैनक्रियास से निकलने वाला जो रस है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर काम करेगा और उनको ऐसे पीसेस में कन्वर्ट कर देगा जिसको बॉडी एब्जॉर्ब कर सके, शरीर अवशोषित कर सके। अब आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन अब शुद्रांत्र के निचले भाग में पहुंचता है। यहाँ आंत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है।
अब यहाँ पर एक और रस निकल रहा है, देख लो। वो कहाँ से निकल रहा है? शुद्रांत्र में से, स्मॉल इंटेस्टाइन के नीचे वाले भाग में से निकल रहा है और यहीं से डाइजेशन कंप्लीट होता है। कार्बोहाइड्रेट यहाँ से सरल शर्करा में जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है और वसा अम्ल अथवा ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाते हैं और प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ध्यान से सुनना है, कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा में, शुगर में यानी कि ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा और वसा यानी कि फैटी एसिड में या ग्लिसरॉल जिसको कहते हैं उसमें परिवर्तित हो जाएगा और प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड में परिवर्तित हो जाएगा। Now in English, the small intestine is highly coiled and is about 7.5 meter long. It receives secretion from the liver and the pancreas. Beside its wall also secretes juices. The liver is a reddish brown gland situated at the upper part of the abdomen or stomach on the right side. Abdomen यानी कि stomach वो left side में है और जो liver है वो right side में है। It is the largest gland in the body. So I told you previously that stomach or abdomen is the widest part of the body and liver is the largest gland in the body. It secretes bile juice that is stored in a sac यानी कि बैग called gall bladder. Bile juice लीवर सेक्रेट करेगा और वो इकट्ठा किस में होगा? गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होगा। The bile यानी कि जो ये जूस है plays an important role in digestion of fats. Fats यहाँ पे इस bile juice से डाइजेस्ट होते हैं। The pancreas is a large cream-colored gland located just below the stomach. ठीक स्टोमक के नीचे pancreas है, लाइट क्रीम कलर का है, हल्के पीले रंग का। The pancreatic juice acts on carbohydrates, fats and proteins. तीनों चीजों पे कौन सा जूस? पैनक्रियाटिक जूस किस किस पे? कार्बोहाइड्रेट्स पे, फैट्स पे और प्रोटीन्स पे। एंड चेंजेस इनटू सिंपलर फॉर्म, ऐसे सिंपलर फॉर्म जिसमें बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सके। द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेस एट द लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो भी पार्टली डाइजेस्टेड फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में पहुंचेगा। यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ से इंटेस्टिनल जूस निकलेगा जो डाइजेशन को कंप्लीट करेगा। यहाँ कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन हो जाएगा, ब्रोकन अप हो जाएगा सिंपलर शुगर में जैसे कि ग्लूकोज, और फैट्स फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे ग्लिसरॉल, और प्रोटीन्स अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेस एट द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द इंटेस्टिनल जूस कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। द कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज, फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल एंड proteins into amino acids. एक स्ट्रेंज एक्सीडेंट, विलक्षण दुर्घटना की बात करते हैं जिससे वैज्ञानिकों को, साइंटिस्ट्स को ये पता लगा कि स्टोमक के अंदर क्या होता है। एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा आमाशय की कार्य प्रणाली की खोज हुई। सन 1822 ईस्वी में अलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरह से घायल हुआ। गोली से वक्ष यानी कि चेस्ट क्षतिग्रस्त हो गई और आमाशय में एक छेद हो गया। उसे विलियम ब्यूमॉन्ट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली, परंतु वह आमाशय का छेद अच्छी तरह से भली भांति बंद न कर सका तथा उसने छेद को पट्टी से ढक दिया। यहाँ ब्यूमॉन्ट को छेद में से आमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त। उसने कुछ रोचक प्रेक्षण किए, ऑब्जर्वेशन किए। ब्यूमॉन्ट ने देखा कि आमाशय भोजन का मंथन कर रहा था। इसकी भित्ति से तरल स्त्रवित हो रहा था जो भोजन को पचा सकता था। उसने यह भी देखा कि आमाशय शुद्धांत्र में तभी खुलता है जब आमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। अब यहाँ पर चित्र में देख भी रहे हैं आप, एलेक्सिस सेंट मार्टिन का गोली का जो घाव है वो, उसको गोली कहाँ लगी और कहाँ से छेद हुआ? आमाशय। The working of the stomach was discovered by a strange accident. In 1822, a man named Alexis Saint Martin was badly hit by a shotgun. The bullet had seriously damaged the chest wall and made a hole in his stomach. He was brought to an American Army doctor, William Beaumont. The doctor saved the patient, but he could not close the hole properly and left it bandaged. Beaumont took it a great opportunity to see inside
inside of the stomach through the hole. He made some wonderful observation. Beaumont found that the stomach was churning the food. Its wall secreted a fluid which could digest the food. He also observed that the end of the stomach opens into the intestine only after the digestion of the food inside the stomach is completed. कभी कभी जब आप जल्दी जल्दी खाते हैं अथवा खाते समय बात करते हैं तो आपको खांसी उठती है या हिचकी आती है या घुटन का अनुभव होता है। यह खाद्य कणों के श्वास नली में प्रवेश करने के कारण होता है, क्योंकि आप देखेंगे कि आपकी नाक से जो छेद जा रहे हैं वो मुंह के अंदर भी खुल रहे हैं, इसीलिए आप मुंह से भी सांस ले पाते हैं, नाक से भी सांस ले पाते हैं। तो फिर खाना लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर क्यों नहीं जाता है, सीधे ग्रास नली में एसोफेगस से होता हुआ स्टोमक में कैसे जाता? कुछ तो होगा ऐसा। तो कभी कभी बाई चांस आपके कुछ खाने के कण वो सांस वाली नली में प्रवेश कर जाते हैं और इसी के कारण आपको खांसी आती है या घुटन का अनुभव। श्वास नली नासिका से आने वाली वायु को फेफड़ों तक ले जाती है। यह ग्रसिका के साथ साथ चलती है, परंतु ग्रसनी यानी कि एसोफेगस यानी कि फूड पाइप में वायु और भोजन मार्ग एक ही होते हैं। फिर भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से किस प्रकार रोका जाता है? यहाँ भोजन निगलने के समय एक मांसल रचना वाल्व का काम करती है जो श्वास नली को ढक लेती है तथा भोजन को ग्रसनी में भेज देती है, और ये ऑटोमेटिक ही होता है। भोजन के कण कई बार श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें घुटन का अनुभव होता है तथा हिचकी आती है या खांसी उठती है। Sometimes when you eat in a hurry, talk or laugh while eating, you may cough, get hiccups or a choking sensation. This happens when food particles enter the windpipe. The windpipe carries air from the nostrils to the lungs. It runs adjacent to the food pipe, but inside the throat, air and food share a common passage. Then how is food prevented from entering the windpipe? During the act of swallowing, a flap-like valve closes the passage of the windpipe and guides the food into the food pipe. If by chance any food particle enter the windpipe, we feel choked, get hiccups or cough. दस्त या डायरिया। कभी कभी आपको जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है। इस स्थिति को दस्त कहते हैं। यह संक्रमण खाद्य विषाक्तता अथवा अपच के कारण होता है। भारत में विशेषकर बच्चों में ये अति सामान्य स्थिति है। चरम अवस्था में यह घातक भी हो सकता है। इसका मुख्य कारण शरीर से जल व लवण की अत्यधिक क्षति होना है। इसे सहजता से नहीं टालना चाहिए। चिकित्सक के पास जाने से पूर्व ही रोगी को उबाल कर ठंडा किए हुए जल में एक चुटकी नमक एवं चीनी घोलकर पिलाना चाहिए। इसे जीवन रक्षक घोल अथवा ORS कहा जाता है। Sometimes you may have experienced the need to pass watery stool frequently. This condition is known as diarrhea. It may be caused by an infection, food poisoning or indigestion. It is very common in India, particularly among children. Under severe conditions, it can be fatal. This is because of excessive loss of water and salts from the body. Diarrhea should not be neglected. Even before a doctor is consulted, the patient should be given plenty of boiled and cooled water with a pinch of salt and sugar dissolved in it. This is called oral rehydration solution, ORS. डायरिया को डिहाइड्रेशन कहा जाता है, यानी कि सॉल्ट और शुगर, नमक और चीनी, शर्करा एवं लवण, इसकी कमी होना। नेक्स्ट पार्ट है हमारा शुद्रांत्र में अवशोषण, एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर शुद्रांत्र की भित्ति यानी कि दीवार में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है और इसी प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। शुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई रचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घरोम या रसांकुर कहते हैं। रिपीट कर रहा हूं मैं, शुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई रचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घरोम या रसांकुर कहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दीर्घरोम की आंत्र में क्या भूमिका है? दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। ये दीर्घरोम की सतह पर पचे हुए भोजन का यहाँ पर अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं
वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस पूरे प्रक्रम को, क्या प्रक्रम, जो दीर्घ रोम है यानी कि वो उंगली जैसी जो संरचनाएं हैं, उनमें जो रुधिर वाहिकाएं हैं, उनसे जो भोजन में से जो अवशोषित पदार्थ हैं उनका स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं के जरिए शरीर के विभिन्न भागों तक जाता है और जटिल पदार्थ बनते हैं। इस पूरे प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है और ऊर्जा मुक्त हो जाती है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता अथवा अवशोषण नहीं होता, बृहदांत्र में भेज दिया जाता है। The digested food can now pass into the blood vessels in the walls of the intestine. This process is called absorption. Inner walls of the small intestine have thousands of finger-like outworks. These are called villi. Singular अगर फॉर्म में बोलें तो vilus. विली यानी कि बहुत सारे फिंगर लाइक आउटवर्ड्स और विलस यानी कि एक फिंगर लाइक आउटवर्ड। कैन यू गेस व्हाट इज द रोल ऑफ विली कुड बी इन इंटेस्टाइन? विली इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। ईच विलस हैज अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स surface. Surface of the villi absorb the digested food material. Absorbed substance are transported via the blood vessels into different organs of the body, where they are used to build complex substances such as the protein required by the body. This is called assimilation. हिंदी में स्वांगीकरण है ये और इंग्लिश में assimilation है। In the cells, glucose breaks down with the help of oxygen into carbon dioxide and water, and the energy is released. The food that remain undigested and unabsorbed enters into large intestine. बृहदांत्र, लार्ज इंटेस्टाइन। बृहदांत्र क्षुद्रांत्र की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। यह लगभग 1.5 मीटर तक लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना है। बचा हुआ जो अपचित पदार्थ है वह मलाशय में चला जाता है तथा अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। समय समय पर गुदा द्वारा यह मल बाहर निकाल दिया जाता है। इसे निष्कासन कहते हैं। द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन. इट इज अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ. यहाँ एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यानी कि शुद्धांत्र जो है उसकी लंबाई क्या थी? यह 7.5 मीटर और इसकी लंबाई कितनी है? 1.5 मीटर. इट्स फंक्शन इज टू एब्सॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द undigested food material. The remaining waste passes into the rectum and remain there as semi-solid feces. The fecal matter is removed through the anus from time to time and this is called digestion. चैप्टर का थर्ड पार्ट, घास खाने वाले जंतुओं में पाचन. क्या आपने गाय, भैंस तथा घास खाने वाले शाकाहारी अन्य जंतुओं को देखा है? वे उस समय भी लगातार जुगाली करते रहते हैं जब वे खा नहीं रहे होते हैं. वास्तव में वे पहले घास को जल्दी जल्दी निगलकर आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं और यह भाग कहलाता है रुमेन, प्रथम आमाशय. रूमिनेंट्स इन जानवरों को कहा जाता है. तो रूमिनेंट्स में आमाशय 4 भागों में बटा हुआ होता है. रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल या फिर कड कहते हैं, परंतु बाद में जंतु इनको छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है तथा जिसे वह चबाता रहता है और इस प्रक्रम को रोमंथन या फिर जुगाली करना कहते हैं तथा ऐसे जंतु रूमिनेंट अथवा रोमंथी कहलाते हैं. घास में सेल्यूलोस की प्रचुरता होती है और सेल्यूलोस क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है. किसी रूमिनेंट अथवा रोमंथी पशु, हिरन आदि के रूमेन में सेल्यूलोस का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं. बहुत से जंतु एवं मानव सेल्यूलोस का पाचन नहीं कर पाते. जानवरों जैसे घोड़ा, खरगोश आदि में शुद्धांत्र व बृहदांत्र के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है जिसे अंधनाल कहते हैं. भोजन के सेल्यूलोस का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं. Digestion in grass-eating animals. Have you observed cows, buffaloes and other grass-eating animals chewing continuously even after they are not eating? Actually, they quickly swallow the grass and store it in a part of the stomach called rumen. Here the food gets partially
digested and is called cud. But later the cud returns to the mouth in small lumps and the animal chews it. This process is called rumination and these animals are called ruminants. The grass is rich in cellulose, which is a type of carbohydrate. In ruminants like cattle, deer, etc., bacteria present in rumen helps in digestion of the cellulose. Many animals, including humans, cannot digest cellulose. Animals like horses, rabbits, etc., have a large sac or bag-like structure called cecum between the esophagus and small intestine. The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in humans. यहाँ पर गाय दी हुई है, गाय खा रही है, एसोफेगस से होता हुआ जो घास है वो रुमेन में जा रहा है और रुमेन से वापस कड में बदलकर गाय वापस इसे मुंह में लाती है, च्यव करती है, चबाती है और ये जुगाली कहला रहा है और उसके बाद में फिर वो दोबारा से एसोफेगस से होता हुआ और स्टोमक में चला जाता है और फिर यहाँ से फिर आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में या लार्ज इंटेस्टाइन में आगे होता हुआ पीछे जा रहा है। अब तक आपने उन जंतुओं के विषय में पढ़ा जिनमें पाचन तंत्र पाया जाता है, परंतु ऐसे बहुत से सूक्ष्म प्राणी हैं जिनमें ना तो मुख होता है न ही पाचन तंत्र होता है। फिर वे किस प्रकार भोजन का अंतःग्रहण करते हैं तथा उसका पाचन करते हैं। अमीबा का पोषण इसी प्रकार का है। 2.4 एक्टिविटी में आप देख सकते हैं और इसके अलावा 2.10 फिगर जो है, चित्र जो है अमीबा का ही दिया हुआ है, उसमें भी आप देख सकते हैं। So far, as you learnt about animals which possess the digestive system, but there are many small organisms which do not have a mouth and a digestive system. Then how do they acquire and digest food? In the section below, you will learn another interesting way of intake. अमीबा में संभरण एवं पाचन। अमीबा जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोशिक जीव है। An organism with only one cell. अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन होती है, एक गोल सघन केंद्रक न्यूक्लियस एवं कोशिका द्रव्य स्यूडोपोडियम में बुलबुले के समान अनेक धानियां होती हैं, फूड वैक्यूल्स। अब अमीबा निरंतर अपनी आकृति व स्थिति बदलता रहता है। यह एक या अधिक उंगली के समान प्रवर्ध निकालता रहता है जिसे पादाम अर्थात कृत्रिम पांव कहते हैं, जो इन्हें गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। जब इसे भोजन का आभास होता है तो यह खाद्य कण के चारों ओर पादाब विकसित करके उसे निगल जाता है। खाद्य पदार्थ उसके खाद्य धनी में फंस जाते हैं। खाद्य धनी में ही पाचक रस स्त्रवित होते हैं। ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रख रखाव एवं गुणन के लिए उपयोग किए जाते। बिना पचा अपशिष्ट खाद्य धनी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता। Feeding and digestion in amoeba. Amoeba is a microscopic single-celled organism found in pond water. Amoeba has a cell membrane, a rounded dense nucleus and many small bubble-like vacuoles in its cytoplasm. Amoeba constantly changes its shape and position. It pushes out one or more finger-like projections called pseudopodia or false feet for movement and capture of food. Amoeba feeds on some microscopic organisms. When it senses food, it pushes out pseudopodia around the food particle and engulfs it. The food becomes trapped in a food vacuole. Digestive juices are secreted into food vacuole. They act on the food and break it down into simpler substances. Gradually, the digested food is absorbed. The absorbed substances are used for growth, maintenance and multiplication of amoeba. The digested residue of the food is expelled outside by the vacuole. So that's it. Chapter reading is over. Now we can see what you have learned. आपने क्या सीखा? देखते हैं अलग अलग पॉइंट्स में। जंतु पोषण में पोषक आवश्यकताएं, भोजन अंतःग्रहण की विधियां एवं शरीर में उनका उपयोग सम्मिलित है। इन फूड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इंटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन इन द बॉडी ऑल आर इंक्लूडेड। आहार नाल तथा स्त्रावी ग्रंथियां संयुक्त रूप से मानव के पाचन तंत्र का निर्माण करती है। इसमें मुख्य गुहिका, ग्रसिका, आमाशय, शुद्धांत्र, बृहदांत्र जो मलाशय में समाप्त होती है तथा गुदा सम्मिलित है। द ह्यूमन
digestive system consists of the alimentary canal and secretory glands. It consists of the buccal cavity, esophagus, stomach, small intestine, large intestine ending in the rectum and anus. पाचक रस स्रावित करने वाली मुख्य ग्रंथियां हैं लाला ग्रंथि, यकृत एवं अग्नाशय। आमाशय की भित्ति एवं शुद्रांत्र की भित्ति भी पाचक रस स्रावित करती है। The main digestive glands which secrete digestive juices are the salivary glands, the liver and the pancreas. The stomach wall and wall of small intestine also secrete digestive juices. विभिन्न जीवों में भोजन ग्रहण करने की विधियां भी भिन्न हैं। The modes of feeding vary in different organisms. पोषण एक जटिल प्रक्रम है जिसमें अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं निष्कासन शामिल है। Nutrition is a complex process involving indigestion, ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. मंड यानी कि स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में ही प्रारंभ हो जाता है। प्रोटीन का पाचन आमाशय में प्रारंभ होता है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त अग्नाशय से अग्न्याशयिक स्राव एवं शुद्रांत्र भित्ति द्वारा स्रावित पाचक रस की क्रिया से भोजन के सभी घटकों का पाचन शुद्रांत्र में पूरा हो जाता है। Digestion of carbohydrates like starch begins in the buccal cavity. The digestion of protein starts in stomach. The bile secreted from the liver, the pancreatic juice from the pancreas and digestive juice from the intestinal wall complete the digestion of all components of food in the small intestine. The digested food is absorbed in the blood vessels from the small intestine. अवशोषित पदार्थ शरीर के विभिन्न भागों में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। जल व कुछ लवण बृहदांत्र में अवशोषित होते हैं। The absorbed substances are transported to different parts of the body. Water and some salts are absorbed from the undigested food in the large intestine. बिना पचे अपशिष्ट जिनका अवशोषण नहीं होता मल के रूप में गुदा द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। The undigested and unabsorbed residue are expelled out of the body as feces through the anus. गाय, भैंस तथा हिरन जैसे घास खाने वाले जंतु रोमंथी अर्थात रूमिनेंट्स कहलाते हैं। वे पत्तियों का अंतःग्रहण तीव्रता से करके उन्हें निगल लेते हैं तथा रूमेन में भंडारित कर लेते हैं। कुछ अंतराल के बाद भोजन पुनः मुख में आ जाता है और पशु धीरे धीरे जुगाली करके उसे चबाते रहते हैं। The grazing animals like cow, buffaloes and deer are known as ruminants. They quickly ingest, swallow their leafy food and store it in the rumen. Later the food returns to the mouth and the animal chews it peacefully. अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण पादाप की सहायता से होता है तथा इसका पाचन खाद्य धानी में होता है। अमीबा ingests its food with the help of its false teeth or pseudopodia. The food is digested in the food vacuoles. Now it's the time to question answers. Exercise अभ्यास शुरू करते हैं। उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिलिंग द ब्लैंक्स। मानव पोषण के मुख्य चरण 1, 2, 3, 4, 5 हैं। कौन कौन से हैं? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। टोटल 5। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज। अब अगर यहाँ पर वाइडेस्ट ग्लैंड या चौड़ी ग्रंथि आ जाता तो आप क्या लिखते, और लार्जेस्ट ग्लैंड आया है तो आप क्या लिखोगे? चौड़ी ग्रंथि है आमाशय यानी कि स्टोमक, और सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है लीवर। The stomach releases hydrochloric acid and dash juices. Digestive juices है, पाचक रस है, which act on the food. The inner wall of small intestine has many finger-like outwards called villi. Amoeba digest its food in the food vacuoles. तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ये ट्रू फॉल्स है। मंड का पाचन आमाशय में प्रारंभ होता है। डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स एट स्टोमक। नो, ये तो ब्यूकल कैविटी में ही हो जाता है, मुंह में ही हो जाता है शुरू। जीभ लाला ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है। द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद सलीवा। बिल्कुल सही है। पित्ताशय में पित्त रस अस्थायी रूप से भंडारित होता है। द गॉल ब्लैडर टेम्परेरीली स्टोर द बाइल। बिल्कुल सही है। जो लीवर सेक्रेट करता रहता है कंटिन्यूअस बाइल जूस को, वो स्टोर होता रहता है गॉल ब्लैडर में। रूमिनेंट निगली हुई ग्रास को अपने मुंह में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते रहते हैं। बिल्कुल सही है। द रूमिनेंट्स ब्रिंग्स बैक swallowed grass into their mouth and chew it for some time. ट्रू है ये। निम्नलिखित में से सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है।
वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह है फैट इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन द, हम जानते हैं शुद्धांत्र में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। नेक्स्ट है जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वह है वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्सॉर्ब्ड मेनली इन द, कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, बृहदांत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कॉलम 1 कॉलम 2 दिए हुए हैं, मैचिंग करनी है। एक कॉलम में फूड कंपोनेंट्स दिए हुए हैं और दूसरी कॉलम में प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन दिए हुए हैं। एक कॉलम में खाद्य घटक दिए हुए हैं और दूसरे कॉलम में पाचन के उत्पाद दिए हुए हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, अगर कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो असल में वो शुगर, उससे प्रोडक्ट बनता है, ग्लूकोज बनता है हमारे शरीर में। प्रोटीन, प्रोटीन से अमीनो एसिड बनते हैं। वसा यानी कि फैट्स, फैट से फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल बनता है। क्वेश्चन नंबर 5, दीर्घरोम क्या हैं, वह कहाँ पाए जाते हैं, उनके कार्य क्या हैं। व्हाट आर विलीज, व्हाट इज देयर लोकेशन एंड फंक्शन। दीर्घरोम यानी कि विलीज आर टिनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द बॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। शुद्रांत्र की दीवारों पर पाए जाते हैं छोटे छोटे उंगलीनुमा संरचनाएं। दे इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। वे पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। द ब्लड वेसल्स प्रेजेंट्स इनसाइड द विली कैन एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। और इस विलीज पे जो उंगलीनुमा संरचना है, दीर्घरोम जो है, इस पर जो रक्त वाहिकाएं होती हैं वे इस पचे हुए भोजन से पोषकों को अवशोषित कर लेती हैं। पित्त कहाँ निर्मित होता है, यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है। Where is a bile produced? Which component of food does it help to digest? Liver secretes the bile juice, which is stored in the gall bladder. Bile plays an important role in the digestion of fats. क्वेश्चन नंबर 7, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिसका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं, इसका कारण बताइए। Name the type of carbohydrate that can be digested by ruminants but not by humans. Give the reasons also. That was cellulose. Cellulose is a type of carbohydrate that can be digested by ruminants and not by humans. Ruminants have a large sac, bag-like structure between small and large intestine where the food containing cellulose is digested by the action of certain bacteria. On the other hand, humans cannot digest cellulose as the cellulose digesting enzymes are absent in them. ये जो cellulose है ये एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है जो ruminants में पाया जाता है और ruminants में शुद्रांत्र और बृहदांत्र के बीच में एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसे अंधनाल कहते हैं और इसमें कुछ जीवाणु होते हैं, वो इस सेलुलोज का पाचन कर लेते हैं, जबकि मानवों में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है? Why do we get instant energy from glucose? Glucose is a simple sugar. Carbohydrates, when consumed, have to be digested into glucose. As glucose can be easily absorbed in blood, it provides energy to the body. Hence, when glucose is directly taken, it does not have to be digested and thus acts as an instant source of energy. क्वेश्चन नंबर 9, आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती हैं? Which part of the digestive canal is involved in? पचे हुए भोजन का अवशोषण, absorption of food कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि शुद्धांत्र में होता है। भोजन को चबाना, chewing of food कहाँ होता है? ब्यूकल कैविटी में होता है। जीवाणु नष्ट करना, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया कहाँ होता है? स्टोमक में होता है, आमाशय में। भोजन का संपूर्ण पाचन, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, स्मॉल इंटेस्टाइन शुद्धांत्र में होता है। मल का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ फॉइसेस, ये लार्ज इंटेस्टाइन में यानी कि बृहदांत्र में होता है। मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता एवं एक अंतर लिखिए। राइट वन सिमिलरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बीइंग्स। सबसे पहले सिमिलरिटी की बात कर लेते हैं। सिमिलरिटी बिटवीन न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बीइंग्स। Both amoeba and human require energy for the growth and maintenance of their body. दोनों, चाहे अमीबा हो चाहे मानव हो, दोनों को ऊर्जा तो चाहिए वृद्धि के लिए एवं शरीर के रखरखाव के लिए। This energy is derived from the food they eat. और ये ऊर्जा उन्हें कहाँ से मिलती है? जो भोजन वो खाते हैं। The food that they consume is always in a complex form and therefore broken down into simpler forms by the process of digestion. जो भोजन ये लेते हैं वह एक
कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है जिसे साधारण फॉर्म में बदलना पड़ता है और इसी को ही डाइजेशन कहा जाता है, पाचन कहा जाता है। Hence both these organisms are heterotrophs और इसीलिए दोनों जो ऑर्गेनिजम्स हैं वे हेटेरोट्रॉफ्स हैं, यानी कि पादपों और जंतुओं पर निर्भर रहने वाले। डिफरेंसेस बिटवीन न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बीइंग्स। अब इन दोनों में अंतर देख लेते हैं। ये अंतर जो हैं, ये पॉइंट्स में देख रहे हैं हम, डाइजेशन से संबंधित है कि मानव में जो पाचन होता है वो कैसे होता है और अमीबा में जो पाचन होता है वो कैसे होता है। कुछ 3 डिफरेंसेस हैं, वो देख लेते हैं हम। ह्यूमंस हैव अ माउथ एंड अ कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम। माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम आर एब्सेंट इन अमीबा। सेकंड नंबर है, डाइजेस्टिव जूसेस आर सेक्रेटेड इन ब्यूकल कैविटी, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, बट इन amoeba, digestive juices are secreted in the food vacuole. Digestion of carbohydrates, proteins and fats. All the food components are starts in separate regions. But in amoeba, all the things are digested in the food vacuole. अकेला ही एक पार्ट होता है, जबकि ह्यूमन बीइंग में कार्बोहाइड्रेट्स के लिए अलग जगह है, प्रोटीन्स के लिए अलग जगह है और फैट्स के लिए अलग जगह है। सेपरेट रीजन में ये डाइजेस्टेड होते हैं। अमीबा में ऐसा नहीं है, अमीबा में सिर्फ फूड वैक्यूल है, उसी में ही डाइजेशन होगा, पोषण होगा। कॉलम ए को कॉलम बी के साथ में मैच करना है। लाला ग्रंथि यानी कि सलाइवरी ग्लैंड, इसको किससे? सलाइवा सेक्रेशन से, यानी कि लाला रस स्रावित करने से जोड़ सकते हैं। आमाशय, स्टोमक, स्टोमक को एसिड रिलीज कर सकते हो। अम्ल का निर्मोचन, लीवर यानी कि यकृत, बाइल जूस सेक्रेशन, पित्त रस का स्त्रवण करता है और जिसे वो गॉल ब्लैडर में, पित्ताशय में जमा कर लेता है। रेक्टम, मलाशय, यहाँ बिना पचे हुए भोजन का भंडारण होता है, स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। शुद्धांत्र, यहाँ पाचन पूरा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट होता है। बृहदांत्र, यहाँ जल का अवशोषण होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है। एंड दैट्स इट। ये कॉलम ए कॉलम बी ऐसे मैच हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। यहाँ पर एक ड्राइंग दिया हुआ है, एक पिक्चर दिया हुआ है, उस पिक्चर में लेबलिंग करनी है। लेबलिंग करने के लिए आपके इस चैप्टर में ही पहले जो एक फिगर 2.2 दिया हुआ था उसको देखकर आप आसानी से कर सकते हैं। ये फिगर 2.2 यहाँ पर दिखा भी रखा है, तो इसको देखकर आपको लेबलिंग करना है, आप इजीली कर पाएंगे। एंड दैट्स इट। होप आपको चैप्टर पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चैप्टर के साथ में दोबारा मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो।